हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लुत्फ़ अली। लास्ट वीडियो में हमने लिटरेचर के फॉर्म्स पर डिस्कशन किया, जिसमें हमने ड्रामा, पोइट्री और प्रोस पर बात की। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा पर बात करेंगे, जिसमें फोकस कुछ मेजर ड्रामास पर रहेगा और सीखेंगे कि किस तरह ड्रामा की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुई है। जब भी हम किसी पीस ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं तो हमें इल्म होना लाजम है कि वो हिस्ट्री के किस टाइम पीरियड में लिखा गया था, क्योंकि हिस्ट्री के पीरियड को समझने के बाद ही हम किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के पर्टिकुलर थीम्स से वाक़फ़ियत रख सकते हैं, जो हमारी इंटरप्रिटेशन में मदद देता है। सेम थिंग हैपन्स टू ड्रामा। जब भी हम ड्रामा को इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो हमें उसका पीरियड मालूम होना चाहिए जिसमें वो लिखा गया था। तो जब भी हम ड्रामा लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में सवाल आता है कि आखिर ड्रामा कब स्टार्ट हुआ। सो इट स्टार्टेड विद एक्शन, क्योंकि शुरू में लोग ये समझते थे कि ड्रामा इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। जब पिछले ज़माने में लोग शिकार के लिए जाते थे तो शिकार के बाद अपने ट्राइब की तरफ वापस आकर अपने लोगों को एक्ट करके परफॉर्म करके दिखाते थे कि उन्होंने कैसे शिकार किया। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ इमिटेशन ऑफ एक्शन। हमें पर्टिकुलर डेट या अर्ली ड्रामेटिस्ट का इल्म नहीं है, पर हमें सिर्फ इतना पता है कि इस तरीके से ड्रामा हिस्ट्री में इमर्ज हुआ। तो इस तरह की प्रिमिटिव इमिटेशन ऑफ एक्शन मेसोपोटामियन तहज़ीब में होती थी, जिसका ताल्लुक़ 1200 क़ब्ल मसीह से है। उस वक्त थिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ लोगों की परफॉर्मेंस होती थी इन ओपन इन फ्रंट ऑफ देयर ट्राइब मैन। उसके बाद पहली मर्तबा 500 क़ब्ल मसीह में ग्रीक थिएटर प्रोड्यूस हुआ, जो 300 क़ब्ल मसीह तक बहुत ही प्रोमिनेंट रहा। उस वक्त ड्रामा या थिएटर एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप यूज़ होता था। लोग अपने खुदाओं की इबादत करते थे। हर साल बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था जहां पर मुख्तलिफ राइटर्स आते थे अपने प्ले परफॉर्म करने के लिए, और जो अच्छा परफॉर्म करता था उसको रिवार्ड दिया जाता था। ये सब कुछ एक ओलंपिक गेम्स की तरह होता था, जहां लोग कंपटीशन करते थे और मुख्तलिफ गेम्स भी परफॉर्म करते थे। तो हर राइटर की कोशिश होती थी कि वो डिफरेंट थीम्स लेकर आए जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि इस टाइम में एक्टर्स एक्टिंग के ज़रिए परफॉर्म नहीं करते थे, पर एक ग्रुप होता था लोगों का जो पूरी स्टोरी नरेट करता था, और उस ग्रुप को हम कोरस कहते हैं। बाद में जैसे ही थिएटर डेवलप होता है तो हम देखते हैं कि राइटर्स स्टेज पर आकर अपना प्ले परफॉर्म करते थे, और जो ग्रुप था वो ड्रामा पर कमेंट्री करते थे। इसलिए जब भी आप ग्रीक प्लेस पढ़ते हैं तो उसमें कोरस अलग से मेंशन किया हुआ होता है। कोरस ग्रीक ट्रेजेडीज़ में बहुत ही ख़ास हैसियत रखता है। वो कमेंट्रेटर्स थे, लोगों को बताते थे कि क्या सही हुआ, क्या गलत, और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। एक और अहम बात वो ये कि ग्रीक प्लेस में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 कैरेक्टर्स होते थे तो उस टाइम 20 परफॉर्म नहीं करते थे, बल्कि 3 से 4 कैरेक्टर्स होते थे जो मास्क चेंज करके परफॉर्म करते थे। इसलिए मास्क ड्रामा के साथ अटैच्ड होते हैं एज अ सिंबल ऑफ प्ले। ग्रीक सिविलाइजेशन ने आर्ट एंड कल्चर में बहुत तरक्की की, पर बाद में वो कुछ रीज़न्स की वजह से कोलैप्स हुई, और फिर राइज़ होता है रोमन सिविलाइजेशन का। रोमन सिविलाइजेशन के साथ रोमन कैथोलिक चर्च बहुत डेवलप होता है, जो पूरी दुनिया में फैल जाता है, जहां एक पॉइंट पर आकर चर्च थिएटर पर पाबंदी लगाता है, क्योंकि चर्च के पास रीज़न ये था कि ड्रामास लोगों को अपने खुदा से अलग करके लोगों को इमोरल बनाते हैं, जो लोगों को बुराई की तरफ ले जाता है। तो उस वक्त ज़रूरी हो गया कि थिएटर को बैन किया जाए, ताकि लोग अपना सारा वक्त जीसस क्राइस्ट की इबादत में गुजारें।
تو یہاں پر گریک سویلائزیشن کا اینڈ ہوتا ہے اور رومن سویلائزیشن مڈل ایج تک چلتی ہے، جس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ. Subscribe my channel for more informative videos and also comment your questions if any. Thank you.